तो हमारा अगला टॉपिक है कार्बीन। हाँ जी। कितने टाइम से है? हाँ, मैं जल्दी छोड़ दूंगा आज, ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्लैश हो रहा है क्योंकि आज मैं बाहर जाने वाला था यार, तो मैं आज आपकी क्लास नहीं दूं तो ये भी ठीक नहीं है ना। थोड़ा मैनेज कभी कभी करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिटरेचर वाले तो नहीं हो ना आप? आपका लिटरेचर तो नहीं होगा ना, जनरल हिंदी होगा? फाउंडेशन कोर्स। हाँ, तो कोई विशेष बात नहीं। कार्बन की बात करें, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि कार्बन चार बंध से जुड़ा होता है। मान लो कि एक्स और वाई दो चीजों से जुड़ा है, चार चीजों से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं दो को आपको दिखा रहा हूं। तो ये दो तरीके से कार्बीन बना सकता है। पहला, एक्स इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया तो कार्बन पर प्लस चार्ज, एक्स माइनस के रूप में निकल गया, वाई यही है। अब नेक्स्ट स्टेप में यह हो सकता है कि वाई भी बाहर निकलेगा लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन देकर। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहां से वाई प्लस के रूप में निकलेगा। तो आप नोटिस कीजिए कि इस कार्बन में जो फाइनल बच के तैयार हुआ उसमें कोई आवेश नहीं है। टोटल बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 4 दो बॉन्ड के रूप में है और 2 लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x और y के बीच पहला समान स्विखंडन हो, जिससे x मुक्त मूलक के रूप में निकल जाए, फिर y के साथ भी समान स्विखंडन हो, y भी मुक्त मूलक के रूप में निकल जाए। और अब आपके पास नोटिस करें तो आप पाएंगे कि इस कार्बन के बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन दो बंध के रूप में है और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इसका मतलब बंध नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बन के तैयार हुआ अभिक्रिया मध्यवर्ती है, ये कार्बीन कहलाता है। तो कार्बीन ऐसा अभिक्रिया मध्यवर्ती है जो दो बंध टूटने से प्राप्त होता है, या हम ये कहें जिसमें एक ऐसा कार्बन परमाणु पाया जाता है जिसके संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन दो बंधों के रूप में यानी बॉन्ड पेयर के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर के रूप में होंगे यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या अलग अलग पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस आधार पर हम कार्बीन को दो भागों में बांट सकते हैं। कार्बीन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इस कार्बीन को हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन, एकक कार्बीन। एकक या इंग्लिश में सिंगलेट कार्बीन। और इसको हम कहते हैं तिर्यक कार्बीन या ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर वाला एकक कार्बीन। तो एकक कार्बीन में कार्बन sp2 संकरित होता है। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज या संकरित होता है। दूसरा, दो sp2 कक्षक बंध बनाते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं कॉपी में, या आपको दिखता है तो आप तुरंत नोट भी कर सकते हैं, इससे नोट्स बढ़िया प्रिपेयर हो जाएंगे। तीसरा, एक sp2 कक्षक में
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। चौथा, इसकी संरचना मुड़ी हुई होती है, या वी शेप हम बोल सकते हैं इसको भी, वी आकार में होती है, मुड़ी हुई होती है। पांचवा, एक पी कक्षक रिक्त रहता है, खाली रहता है। और छठवां, ये प्रतिचुंबकीय होता है, यानी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। की संरचना देखिए तो कार्बन sp2 संकरित है, तो 3 कक्षक हम नॉर्मल बनाएंगे। तो 2 कक्षकों ने बंध बना लिया, ये जो बॉन्ड के रूप में दिख रहा है R1 एंड R2। एक sp2 कक्षक हमारा मैंने डंबल के रूप में बना दिया, जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए मैंने, और एक आपका p कक्षक खाली रहेगा ये वाला। तो ये संरचना हो गई हमारी किसकी? एकक कार्बीन की। आपको इतना ही लिखना है इसमें। सेकंड है आपका तिर्यक कार्बीन। तो तिर्यक कार्बीन के बारे में हम बात करें तो कार्बन sp संकरित होता है यहां। दूसरा पॉइंट, दोनों sp कक्षक बंध बना लेते हैं। तीसरा, 2 p कक्षक जो बचे हुए हैं, 2 p कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चौथा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान होता है। इस बात को बहुत ध्यान देना है। पांचवा, संरचना रेखीय होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। छठवां, ये अनुचुंबकीय होता है। तो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी को स्ट्रक्चर में बदलें, तो मैं ऊपर इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहां देखेंगे कार्बन R1 R2, ये sp2 कक्षक हो गए। एक p हम थोड़ा ऐसे तिरछा बना देते हैं, ये p कक्षक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इस डायरेक्शन में तिरछा बना देते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर पॉइंटेड होंगे या दोनों ही नीचे की ओर पॉइंटेड होंगे। एक ऊपर एक नीचे नहीं करेंगे आप, क्योंकि दोनों का चक्रण क्या होता है? समान होता है। तिर्यक कार्बीन के बारे में आपको इतना ही बताना है। अब मेन बात यह आती है कि तिर्यक कार्बीन या कार्बीन जब बन के तैयार होता है तो ये किस तरह की अभिक्रियाओं में आता है। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया अगर आपने ध्यान में हो, नाम सुना हो, राइमर टीमन अभिक्रिया। फिनॉल की क्रिया होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म से क्षार की उपस्थिति में, इसको हम राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि राइमर टीमन अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती कौन होता है, तो कार्बीन होता है। ये हो गया कार्बीन के बारे में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एराइन की। अगली चीज है एराइन या बेंजाइन। आपने बेंजीन सुना होगा। बेंजीन में एकांतर क्रम में 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं,
ठीक है ना। एराइन में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये हो गया। तो त्रिबंध युक्त एरोमेटिक यौगिक क्या कहलाएगा आपका, एराइन कहलाएगा। इसमें एक खास बात समझने की है। देखिए, अगर हम एसिटिलीन की बात करें यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, तो ये उसी के जैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है। पर यहां और वहां एक अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान से समझेंगे। यहां मान लीजिए कि ये बंध एक्स एक्सिस पर बन रहा है, सिग्मा बंध किस एक्सिस पे बन रहा है, एक्स अक्ष पर। तो एक पाई बंध बनेगा आपका वाई अक्ष पर, और एक पाई बंध बन जाएगा आपका जेड अक्ष पर। ठीक है, तो एक्स एक्स एक्सिस पे अगर आपका क्या बन रहा है, सिग्मा, तो एक पाई बंध वाई पे बनेगा और एक पाई बंध जेड पे बनेगा। अब एराइन में एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, एराइन में समस्या ये है कि यहां पे देखेंगे ये वाले हिस्से को, सिंगल बॉन्ड तो बन गया कार्बन का, अब एक डबल बॉन्ड कैसा बनेगा, ऊपर और नीचे। ठीक है ना। दूसरे डबल बॉन्ड को उसके 90 डिग्री यानी इधर बनना है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अंदर की ओर ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एरोमेटिक रिंग है अंदर की ओर, जो इस ओर पाई बंध को बनने, अंदर की ओर एक और पाई बंध का बनना संभव नहीं है। तो यहां एक खास बात होती है। यहां पर नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि ये पाई बंध का निर्माण असंकरित कक्षक करते हैं, असंकरित कक्षक। तो यहां कार्बन में sp संकरण होता है, sp, p के दो बच गए, आपका px वाला बच गया, px के साथ एक पाई बंध, p y वाला बच गया, py वाले के साथ एक पाई बंध बनाएगा, z वाला हमारा संकरित हो गया है। यहां नहीं होता, यहां होता यह है कि यहां संकरण sp2 ही रहता है। sp2 में बच गया एक पाई कक्षक py मान लो, ये पाई बंध बनाएगा ऊपर और नीचे, जो मैं यहां दिखा नहीं सकता आपको। ठीक है ना। और एक पाई बंध जो बनेगा ये संकरित कक्षक से बनेगा। यही विशेष बात है एराइन की संरचना की, कि यहां जो दूसरा पाई बंध है वो sp2 कक्षक से ही बनता है। और sp2 कक्षक में क्या होता है कि एक लोब छोटा होता है और दूसरा लोब बड़ा होता है। ये पाई बंध बन के तैयार होता है। अब चूंकि ये पाई बंध अगेंस्ट किसके बन रहा है, नियम के बन रहा है, नियम के विरुद्ध बन रहा है, और अंदर वाला जो लोब है वो पाई इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में है, प्रतिकर्षण है, इसलिए ये बेहद क्रियाशील होता है, जल्दी से टूट जाता है, ये बेहद क्रियाशील होता है। फिर से बता देता हूं मैं आपको कि एराइन या बेंजाइन वे एरोमेटिक मध्यवर्ती हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, लेकिन इनके ट्रिपल बॉन्ड, इनके त्रिबंध एसिटिलीन या CH ट्रिपल बॉन्ड CH के जैसे नहीं होते, क्योंकि यहां पर एक पाई बंध तो ऊपर नीचे बन जाता है बेंजीन तल के, लेकिन दूसरे पाई बंध के बनने में अवरोध होता है। तो दूसरा पाई बंध sp2 संकरित कक्षकों से बनता है, और क्योंकि ये अतिव्यापन जो है वो नियम विरुद्ध होता है, और इसलिए ये क्या होता है, बहुत क्रियाशील होता है, आसानी से टूट जाता है। बनाने का तरीका क्या है, निर्माण कैसे होता है, कुछ खास नहीं, मैं आपको एक दो निर्माण बता देता हूं। जैसे यहां दिया हुआ है आपका बेंजीन डायजोनियम ऑर्थो कार्बोक्सिलेट। तो होगा ये कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देके और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, या ऐसा समझो इसको,
डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये यहां देगा, ये लेके बाहर, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बाकी बॉन्ड अपनी जगह पे रहेंगे, N2 और CO2 अलग। एक और सिंपल तरीका बता रहा हूं एरिल हैलाइड से। मान लो ब्रोमोबेंजीन है, तो एक तरफ ब्रोमीन होगा, बगल वाले में हाइड्रोजन होगा ही। अब होता यह है कि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकल जाएगा। ये ठीक है, बाकी बॉन्ड्स अपनी जगह पे रहेंगे, बाकी बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये एराइन हो गया। अब एराइन की अभिक्रियाएं, संरचना तो हमने देख ली शुरू में ही, क्योंकि इसके परिचय में ही आपको इसकी संरचना बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। अब बारी आती है इसके रिएक्शन की। तो अगर हम इस पर NH3 की अभिक्रिया करें तो NH3 दो हिस्सों में टूटता है, एक H प्लस वाला हिस्सा और NH2 माइनस वाला हिस्सा। तो एक हिस्सा यहां जाएगा और दूसरा यहां जाएगा। दोनों ही तरह के यौगिक बनना संभव है। NH2 ऊपर और H नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है, या H ऊपर NH2 नीचे, ये भी संभव है। क्योंकि कौन किस साइड जाएगा, दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं। तो ये आपका एराइन के बारे में हो गया। नाइट्रीन के बारे में हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, नाइट्रीन। नाइट्रीन बिल्कुल कार्बीन जैसा होता है। नाइट्रीन बिल्कुल कार्बीन जैसा होता है। नॉर्मली आप जानते हैं RNH2 में नाइट्रोजन के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, पर अगर इसके दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए जाए तो आप देखोगे एक H प्लस के रूप में निकल जाएगा और एक H माइनस के रूप में। आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा RN, दो लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास जब दो लोन पेयर हो तो ये क्या कहलाएगा, नाइट्रीन कहलाता है। अब इस नाइट्रीन की संरचना भी बिल्कुल किसके जैसी होगी, कार्बीन। दो तरह के कार्बीन होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो आप सिंगलेट कार्बीन को कैसे करेंगे, तो सिंगलेट कार्बीन sp2 संकरित होता है, एकक। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है आपका। एकक नाइट्रीन में नाइट्रोजन sp2 संकरित होता है। अब sp2 संकरण से 3 कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, 3 कक्षकों का निर्माण होगा, जिसमें एक R के साथ बंधा होगा आपका, और दो जो कक्षक होंगे इनमें लोन पेयर पाया जाएगा, और एक P कक्षक हमारा खाली रहेगा, बिल्कुल पहले वाले जैसा। और तिर्यक नाइट्रीन जो है, ट्रिपलेट नाइट्रीन, इस तिर्यक नाइट्रीन में नाइट्रोजन sp संकरित होता है, और sp संकरण के बाद क्या होगा, एक से R बॉन्ड बनाएगा, एक sp कक्षक में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होगा। अब दो p कक्षक जो बच जाएंगे, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा पेयर, देखिए ये वाला तो हमेशा क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, नाइट्रोजन से जुड़ा ही रहेगा, ये पहले से है, तो इसके बारे में प्रॉब्लम हमारी समझ नहीं है। संकरित कक्षक के साथ ही तो दूसरा लोन पेयर बन के तैयार हुआ, ये वाला बाद वाला, किसी का माइक है ना, शशिकला कोई है बेटा, है ना, बंद कर देंगे। तो दूसरा वाला जो है उसकी संभावना क्या है, वो जोड़ी के रूप में रहे तो एकक, और अलग अलग रहे तो तिर्यक कहलाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया अभिक्रिया मध्यवर्ती। बेटा नेटवर्क की दिक्कत होती है, हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है हर जगह।
अब ये तो समझिए कि मैं इसी जगह पे हूं जहां से नेटवर्क ठीक है, तो कम से कम मैं सप्लाई कर पाता हूं और मैं रिकॉर्ड कर पाता हूं। अगर मैं भटगांव या कहीं और ऐसी जगह पे हूं जहां नेटवर्क की दिक्कत हो, तो मेरे यहाँ से ही नहीं जाएगा आपके यहाँ कितना भी अच्छा चल रहा हो। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वाला है और सरल एकदम है। फॉर्मल आवेश। बहुत सारे लोग इसको ऑक्सीकरण अवस्था से कंफ्यूज करते हैं, ये नहीं करेंगे आप। फॉर्मल आवेश का मतलब क्या है? फॉर्मल आवेश का मतलब है कि किसी अणु या आयन के अंतर्गत हमारा परमाणु बंध बनाने के बाद उसको कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा या नुकसान हुआ, ये फॉर्मल आवेश है। तो किसी अणु या आयन में विद्यमान परमाणु के किन्हीं परमाणुओं पर इकाई धनावेश या ऋणावेश दर्शाते हैं हम, जिसको फॉर्मल आवेश कहते हैं। और ये फॉर्मल आवेश तब उत्पन्न होता है जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है। तो बहुत सरल है इसका कैलकुलेशन। फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज Fc बराबर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस, ब्रैकेट में करेंगे हम, एकाकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एकाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो असहभाजित इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2, या प्लस सीधे सीधे यहां लिखें बंधों की संख्या, बंधों की संख्या। ये सूत्र है, इसको अच्छी तरह नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं और कैलकुलेट करके बताता हूं। जैसे CH4, हम उदाहरण लें कि CH4 में कार्बन व हाइड्रोजन का फॉर्मल आवेश निकालना है। तो पहले हम CH4 की संरचना नॉर्मल बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए कार्बन का फॉर्मल आवेश, कार्बन का फॉर्मल चार्ज बराबर कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे नॉर्मल, तो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 लिखते हैं हम, है ना। नॉर्मल बोरबरी का तरीका 2 4, तो 4 उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन हुए। 4 माइनस, ब्रैकेट ले लेते हैं, असहभाजित इलेक्ट्रॉन। कार्बन के चारों तरफ कोई डॉट वाट दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब बंध बनाने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो 0। प्लस बंध कितने हैं? कार्बन ने 4 बंध बनाए हैं, 4, तो ये हल हो गया। 4 माइनस 4 बराबर 0। कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। इसी में अगर हाइड्रोजन का निकालना हो, तो हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है एक, किसी भी एक हाइड्रोजन को आप ले लो, माइनस बचा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास 0 है और हाइड्रोजन एक बंध बनाता है, तो ये भी आ जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। एक और आपको उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए आपको HNO3 लेते हैं, हम कुछ दूसरा अणु ले लेते हैं, कार्बनिक ही नहीं अकार्बनिक में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। HNO3, तो इसकी संरचना होती है HON डबल बॉन्ड O O, ठीक है, ऐसा होता है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे नाइट्रोजन का, फिर यहां 3 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन हैं। ए हाइड्रोजन जिसके पास
2 लोन पेयर है, बी हाइड्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर है, सी के पास 3 लोन पेयर्स हैं। तो हम ए बी सी 3 ऑक्सीजन, तो पहले नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 माइनस बचे कितने इलेक्ट्रॉन, बंध बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, 0। और कितने बंध बना रहा है, तो 1 2 3 और ये 4 प्लस 4, तो ये आ गया 5 माइनस 4 बराबर 1। यानी नाइट्रोजन पर जो फॉर्मल चार्ज है वो खाली 1 न लिख के हम यहां लिख देंगे +1। अब आइए ऑक्सीजन ए का देखेंगे। ऑक्सीजन ए बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस ब्रैकेट में कितने असहभाजित इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। कितने बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। ऑक्सीजन बी की बात करते हैं, ये वाले को बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कितने इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में दिख रहे हैं, 2 2 4। कितने बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है, तो ये हो गया 6 माइनस 6 बराबर 0। ऑक्सीजन सी के बारे में बात करें, ये तीसरा ऑक्सीजन, बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उसके बंध नहीं बना रहे हैं, तो 2 2 4 2 6 नहीं बना रहे हैं, प्लस 1 बंध बना रहा है वो, ठीक है। तो ये हो गया 6 माइनस 7 बराबर -1। तो आप नोटिस करेंगे कि इस तरह से हम किसी भी यौगिक में किसी अणु का फॉर्मल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो ये